हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा. प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से मैंने लोक प्रधान पर ही एक पिछला वीडियो बनाकर डाला था जिसमें मैंने बोला है कि बीएलओ किस तरह से आपके पास 2 फॉर्म देंगे और एक फॉर्म किस तरह से भरना है और उसको फ़ोटो लगाना है और दूसरा फॉर्म भर के आप उस पर चाहे तो फ़ोटो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और उसको जो दूसरा फॉर्म है वो पहला फॉर्म बीएलओ को देकर दूसरे फॉर्म को जो है आपको पोच के ज़रिए यानी पोच पावती बोल के बीएलओ की सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ वापस लेना है और उसको संभाल के रखना है, ताकि आपको ये सबूत के तौर पर कि मैं ये एसआईआर का जो इम्यूनरेशन फॉर्म था वो कंप्लीट करके बीएलओ के पास दिया था, इसका सबूत रखना है। अभी कुछ कमेंट्स के ज़रिए सवाल आए हैं, कुछ मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कुछ लोगों के कॉल्स आए और उनके बहुत सारे दिमाग में जो है चल रहा है, दिक्कत को लेकर कई सवाल हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे जमा करना है, कई सारे ऐसे सवाल हैं। वो सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी हो 29 जुलाई से पहले ये अहम काम ज़रूर करें। एक दिन के लिए आपके काम पर से छुट्टी निकालो चाहे तो, लेकिन बीएलओ से ये फॉर्म ले लो और फॉर्म सही तरीके से ए बी या 3 साइड जो मैंने बोला था कि एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और उसके नीचे ये तीनों किस तरह से भरना है मैं दिखा चुका हूँ, वो सही तरीके से भरिएगा और उसका फॉर्मेलिटीज़ पूरे करके बीएलओ के पास ज़रूर सबमिट करिएगा, वरना आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 4 से 5 दिन पहले रवीश कुमार, अगर आप जानते होंगे, एनडीटीवी पे काम करते थे और अब वो खुद का एक यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो बनाकर डालते हैं। रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल है उनका ओरिजिनल, वहाँ पर जाकर आप एक वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने 4 दिन पहले ही डाला था। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, ये इम्यूनरेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद क्या दिक्कतें आएंगी, वोटर लिस्ट में नाम न रहने के बाद क्या आपको तकलीफ होगी, वो उन्होंने उसमें बताया है। सीधे तौर पर मैं छोटा सा आपको उसमें वीडियो में उन्होंने क्या बताया है वो बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा, तो आपको शायद इसके आगे पासपोर्ट मिलाने में दिक्कत होगी। पासपोर्ट बनेगा ही नहीं, राशन कार्ड बनेगा नहीं, पासपोर्ट बनेगा नहीं, ऐसा उस वीडियो में दिखाया गया है। और जाहिर सी बात है कि उस वीडियो में सिर्फ दावा नहीं किया है बल्कि सबूत के साथ सब कुछ बताया हुआ है। क्यों नहीं मिलेगा पासपोर्ट, इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरह से ये सब समस्या होंगी। क्यों नहीं बनेगा आपका पासपोर्ट, ये मैं आपको शॉर्ट्स में बताता हूँ। देखिए, पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी 1-2 दस्तावेज के ऊपर पासपोर्ट वहाँ पे पूरा फॉर्मेलिटीज़ पूरा होता है, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस से जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्मेलिटीज़ आगे फॉरवर्ड होती है तो तब पुलिस आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मांगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड के अलावा आपका पैन कार्ड और साथ ही साथ घर का टैक्स बिल हो, या उनके मन में जो आया जैसा कि उनको लगता है डाउटफुली, तो वो और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ पास मांग सकते हैं। तो उसमें अहम मुद्दा यह आ रहा है कि अभी वोटर आईडी जब तक आपके पास नहीं रहेगा, नाम का ईपिक कार्ड नहीं रहेगा, तब तक आपको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कतें आने वाली है और आने जा रही है और कई लोगों को आई है, ऐसा देखने को सामने मिल रहा है। तो इसलिए आप ये काम ज़रूर करिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको ये अहम काम ज़रूर करना है। बहुत सारी दिक्कतों को अगर आपको बचना है तो आगे चल के फ्यूचर में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि देखने में आ रहा है कि आज जो लड़के लोग हैं 28-30 साल के हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं, उनको उनके माँ बाप का नाम 2002 की यादी में ना रहने की वजह से बहुत सारे दिक्कतों का आज सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए खबरदार रहिएगा, सावधान रहिएगा, सही वक्त पर ये फॉर्म भर के फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक दिन की छुट्टी लो, काम पे मत जाइएगा, लेकिन ये एक दिन में काम पूरा करो
और आने वाले दिक्कतों के सामनों से ज़रूर बचेगा। तो चलिए बीएलओ को जो लेकर जो दिक्कतें कमेंट्स के माध्यम से मुझे आई थी, पहला मैं ले लूँगा। पहला एक व्यक्ति का सवाल ऐसा है कि मैं अब यहाँ पे रहता नहीं हूँ जहाँ पर मेरा वोटर ID कार्ड का नाम था, अभी मैं दूसरे जगह पे हूँ, तो मैं ये फॉर्मेलिटीज़ कैसे पूरी करूँ। देखो भाई, आपको मैं आपके कमेंट का जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपको अगर आप अपने पुराने जगह पे नहीं रहते और नए जगह पे रहते, तो आप जहाँ पर पुराने जगह पे रहते थे वहाँ का BLO आपके जो है उनको संपर्क करो और उनसे आप वो फॉर्म ले लो और फॉर्म लेकर सही तरीके से भरिएगा और ले जाके दीजिएगा। अगर आपको ये सब जमता नहीं है तो आप अपने नेबर को इंटीमेशन दीजिएगा, आपका फ़ोटो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या फ़ोटो वगैरह जो कुछ भी आपके जो करीबी लोग होते हैं जो उसी मोहल्ले में रहते हैं उनको ये ले जाके दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि जब BLO ये फॉर्म देगा मेरे नाम का, और वो BLO को ये फॉर्म ऊपर फ़ोटो वगैरह लगा के ये फॉर्म इस तरह से भर के आप सबमिट कीजिएगा। ये काम कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपका वोटर ID कार्ड और आधार का नाम सेम होगा और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आप खुद eci.gov.in ये वेबसाइट पे जाकर भी सेल्फ इम्यूनरेशन का वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके लॉगिन करने के बाद एक मोबाइल के ज़रिए OTP आता है, वो भर के आप ऑनलाइन भी ये प्रक्रिया को पार कर सकते हैं। दूसरा यही एक कमेंट आया हुआ था कि इमरान भाई, मेरे माँ का जो नाम है पिछले वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन वो नाम में थोड़ा सा गलती है और अभी मैंने उसको दुरुस्त कर लिया है, क्या करना होगा। तो देखिए भाई, आपका अम्मी का नाम जो है उस वोटर लिस्ट में जो था वो अभी आपने दुरुस्त तो कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, वो नाम जो गलत था वो अभी मत लिखिएगा, अभी जो सही नाम है वो वहाँ पर लिखिएगा, लेकिन उसके नीचे जो आपको आपके अम्मी का जो वोटर लिस्ट में जो नाम था, जो मतदान क्षेत्र था 218 हो 217 हो जो कुछ भी हो, वो अभी सही लिखिएगा उस वक्त का। साथ में मतदार यादी नंबर सही लिखिएगा और उसमें जो अनुक्रमांक यानी सीरियल नंबर था वो सही लिखिएगा। आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी है कि सर, हमको बहुत सारे BLO एक जगह पे कैंप ले रहे हैं और वहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमको एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, दूसरा फॉर्म तो दिया नहीं जा रहा, और आप तो आपकी वीडियो में बताया कि 2 फॉर्म मिलने वाले हैं। तो देखिए, 2 फॉर्म मिलना ज़रूरी है। अगर कोई BLO आपको 1 फॉर्म दे रहा है तो वो गलत है, उससे आपके नाम के 2 फॉर्म मांगिएगा और जब तक 2 नहीं मिलते तब तक आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 1 फॉर्म पर भी चलेगा, लेकिन 1 फॉर्म आप वो BLO को जब जमा करेंगे तो आपके पास सबूत क्या रहेगा कि आपने जमा किया है। इसलिए दूसरे फॉर्म पर BLO की पोच पावती जिसको हम बोलते हैं वो लेना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए BLO के पास से 2 फॉर्म आपके नाम के मौजूद है, वो लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब BLO ऐसे जगह पे कैंप ले रहे हैं तो वो कैंप निवडणूक निर्णय अधिकारी की तरफ से ऐसे कैंप लेने के लिए कुछ भी BLO को बताया गया नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो अपनी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे कैंप लगवा रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ऐसे कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है। BLO का काम है, आपके घर तक आएगा, आपको 2 फॉर्म देगा, उसमें से 1 फॉर्म जो है आपको भरना है, BLO को देना है, दूसरा फॉर्म जो है वो आपको भी भरना है और वो उसके पोच पावती लेना है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, पोच पावती लेना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ सवाल ऐसे भी उठते हैं कि BLO का पता मालूम नहीं है, BLO कौन है, क्या है, ये नहीं मालूम है। तो ऐसे लोगों को eci.gov.in ये वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपका वोटर लिस्ट का जो वोटर ID पे नाम है, जो आपका जो वोटर ID नंबर है वो वहाँ पर डालना है। वो डालने के बाद आपके BLO का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिखाई देगा। आप वो BLO को मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि BLO को हम बार बार कॉल करने पर वो उठा भी नहीं रहे हैं, तो इसका भी एक मसले का जवाब ऐसा मैं देना चाहूँगा कि आपके BLO को आप संपर्क करने के बाद आपको वो उठा नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालिएगा, वो भी देख के जवाब नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिएगा। और उनके सीनियर का भी नंबर वहाँ पर दिखता है, उनके सीनियर को कंप्लेंट कीजिएगा। अगर उनको आप ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी भेजते तो उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी, वो आपके घर तक BLO ज़रूर आएगा। तो ऐसे सवाल और भी कुछ आपके मन में होंगे तो वो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है हम कोशिश करेंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब हम दे सकें। सबसे अहम बात मैं आपके सामने अब रखने के लिए जा रहा हूँ। देखिए,
वोटर लिस्ट तो आपने बनाया है, कार्ड तो हर किसी का बना हुआ ज़रूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वोटर लिस्ट सिर्फ में नाम होना और वोटर कार्ड बन के आना ये काफ़ी नहीं है। आप जिस तरह से गवर्नमेंट ने इससे पहले पैन कार्ड को आधार लिंक करवाना कंपलसरी किया था, कई जगहों पे आधार कंपलसरी है जो मैपिंग होना ज़रूरी है। तो अभी आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये काम BLO का होने दो, ये करने दो। ये प्रोसेस जैसे 29 जुलाई के बाद ख़त्म होती है तो उसके बाद आप वक्त निकाल कर फिर एक बार छोटे मोटे जो सेवा केंद्र होते हैं, जो महा ई सेवा केंद्र होते हैं, या तो फिर जो जिला परिषद के पास या कलेक्टर ऑफिस के पास या कोर्ट के पास जो ऐसे काम करते हैं जो आपका वोटर लिस्ट में का नाम गलतियों को सुधारते हैं, उनके पास जाइएगा, वहाँ पर फॉर्म 8 ऑनलाइन सबमिट कीजिएगा। जो गलतियाँ आपके नाम में है उसको ज़रूर दुरुस्त कर लीजिएगा। देखिए, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है, पैन कार्ड पे है, पासपोर्ट पे है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है, जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट पे है, ये हर जगह के डॉक्यूमेंट्स के नाम हूबहू एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और एक भी हिंदी या मराठी में नाम की गलती ना हो, ऐसा सब करवा के सब जगह पे सेम रखिएगा ताकि आपको गलती में बाद में उसमें सपटना ना पड़े। और ये वोटर लिस्ट को लेकर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 8 नंबर फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करके आप सबसे पहले 2 चीज़ों को ज़रूर करवाइएगा। आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर करवाइएगा ताकि आपको जो कुछ भी इसमें दिक्कतें आती है आप खुद ब खुद जब करने जाएंगे तो आपको OTP आ रहा है, अगर OTP नहीं आएगा तो ये आपका वोटर लिस्ट में जब आपको नाम करेक्शन करना है या शिफ्टिंग करना है तो ये नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये ज़रूरी है कि वहाँ पर नंबर आपका होना ज़रूरी है। मैं मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये पूरा पक्का करवा चुका हूँ। तो मेरे को एक फ़ायदा क्या हुआ कि मैं ऑफलाइन इम्यूनरेशन फॉर्म नहीं भरा हूँ, मेरे को गवर्नमेंट के BLO ने दिया है लाके, लेकिन मैं वो भरा नहीं हूँ। भर के उसको क्या किया, बाजू में रखा हूँ, ले जाके दिया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ECI की, वहाँ पर जाके भर चुका हूँ। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे को ऑफलाइन जाके ये जो लिखना है ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जैसे ही मेरा पूरा नाम ऑलरेडी मैं EPIC नंबर डालने के बाद आ जाता है, वो नाम सब आ जाता है। सिर्फ आपको वहाँ पर आधार के ज़रिए वेरीफाई करना होता है, E-साइन वेरीफाई करना होता है, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये 29 जुलाई का भी ये BLO का काम होने दो इम्यूनरेशन का, उसके बाद ज़रूर आप आपके सभी दस्तावेज पे सेम नाम करवा के रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक और बात बताना चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कतें होती है कि आपके पास अभी ये है कि 2002 में मेरे माँ बाप का नाम है ही नहीं। मेरे माँ बाप ने तो 2002 में मतदान किया था, वो तो बोल रहे हैं कि उन्होंने मतदान किया था, लेकिन अभी हम सर्च कर रहे हैं तो नाम मिल ही नहीं रहा है। ये बात सही है, बहुत से लोगों के नाम 2002 के मतदार सूची में अभी दिखाई नहीं दे रहे। आपको फिर अभी एक ही काम करना होगा कि आपके माँ बाप का और आपका जब 2002 की यादी में नाम नहीं मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इम्यूनरेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन भरना है, याद रखिएगा। नाम नहीं होने की वजह से अभी आपको BLO के पास का जो फॉर्म मिलेगा उसी को भरना है। और मैंने जैसे ही बोला था कि वो फॉर्म भरने के बाद आपको पोस्ट पावती लेनी है, वो ले लीजिएगा। 29 जुलाई के बाद जब एक छोटी सी यादी डिक्लेयर होने वाली है, जो जिसको हम बोलते हैं कि प्री डाटा यादी, यानी कुछ लोगों के नाम डिलीट हो जाएंगे और जो पक्के नाम रहेंगे उनकी यादी डिक्लेयर होगी, तो उसमें आपको नाम आ जाएगा ये फॉर्म भर के देने के बाद। लेकिन आपको एक नोटिस आएगी BLO की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको एक नोटिस जारी करेगा और नोटिस के जरिए पूछेगा कि आपके माता पिता का नाम 2002 में नहीं था, अब आपको सबमिट करना है कुछ वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए जारी किए, जैसा कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मतदान कार्ड हो। उसके साथ साथ आपको, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते तो उसका महाराष्ट्र शासन का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो जो ID कार्ड होता है वो कार्ड हो, और पेंशन कार्ड हो या पोस्ट ऑफिस का कार्ड हो। ये ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, इनमें से आपका जन्म दाखला हो या फिर आपका स्कूल सर्टिफिकेट हो, बोर्ड सर्टिफिकेट हो, कॉलेज का बोर्ड सर्टिफिकेट हो 12th के बाद का, डिग्री सर्टिफिकेट हो, जहाँ कहीं भी आपका नाम और जन्म तारीख हो, ऐसे कोई भी एक दस्तावेज आपको वहाँ पर वो जब सुनावनी रखेंगे आपको नोटिस जारी करने के बाद
तब सबमिट करना है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो भी इस वीडियो में जान कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, सही जानकारी नहीं दूंगा, आपके भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, जब आपको नोटिस आएगी तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आने दो नोटिस। नोटिस में क्या पूछेंगे, मान लो कि आप 2004 के बाद पैदा हुए, आपका नाम तो अभी 2004 के बाद 18 साल पूरा होने के बाद यानी 2022 के बाद नाम आया है, आपके माँ बाप का नाम नहीं आया था, इसलिए आपको नोटिस बजाएंगे। आपको क्या करना है, खुद का नाम जब आया नोटिस खुद के नाम का, तो आप अपने माता और पिता में से किसी दोनों का दो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। यानी कि याद रखिएगा, 2004 के बाद अगर आपकी पैदाइश है तो माँ के 2 डॉक्यूमेंट्स, पिताजी के 2 डॉक्यूमेंट्स और आपके 2 डॉक्यूमेंट्स, ये 6 डॉक्यूमेंट्स ले जाके उस सुनावनी जब उनकी रहेंगी, हियरिंग रहेगी, उसमें आपको देना है। आपका नाम कंटिन्यू रहेगा, वरना आपका नाम डिलीट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1987 से लेकर 2004 के बीच जो पैदा हुए हैं उनके लिए क्या है। तो 1987 से लेकर 2004 के बीच जो पैदा हुए और उनका नाम 2002 के यादी में माँ बाप का नहीं था या उनका नहीं था, तो नोटिस आने के बाद घबराना नहीं है। आपका एक खुद का एक डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है और माँ बाप ये दोनों में से एक का, किसी के 2 डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई के लिए सुनावनी में, हियरिंग में देना है। याद रखिएगा, वापस बता रहा हूँ, 2004 से आपकी पैदाइश है बाद में, तो आपको माता और पिता के दोनों के 2 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा। और 1987 से लेकर 2004 के बीच के अगर आपकी पैदाइश है तो माँ या बाप दोनों में से किसी एक के डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई कराने के लिए वहाँ पर सुनावनी हियरिंग के वक्त सबमिट करना और जाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद से लेकर 1987 यानी 87 तक पैदा हुए लोगों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आपको नोटिस आती है। तो ये तो सबसे आसान है, आपको अपने माँ बाप का, माता पिता का, दादा दादी का किसी का भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हियरिंग के वक्त सिर्फ और सिर्फ आप अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाकर दे सकते हैं, आपका नाम कंटिन्यू रहेगा। ये बात वापस समझ लीजिएगा, आपका अगर जन्म 1987 से पहले का है और आपको नोटिस आती है बीएलओ की तरफ से, तो आप खुद अपना एक डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। आपका जन्म 1987 से लेकर 2004 के बीच है, आपको अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट्स अपने माता या पिता में से किसी एक के 2 डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। और 2004 से लेकर बाद में उसके आकर आपका जन्म है तो आपको अपने खुद के 2 डॉक्यूमेंट्स, अपने माँ के 2 डॉक्यूमेंट्स और अपने पिताजी के 2 डॉक्यूमेंट्स, इतना जमा कराना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी से तैयारी कीजिएगा। अपने बीएलओ आने से पहले आने का राह मत देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, फ़ोटो रेडी रखिएगा। और अगर आपको नोटिस आती है तो तब फिर इधर उधर तितर बितर होने के बजाय ये मैंने जैसा जिसकी जो उम्र होगी, जैसी जिसकी पैदाइश होगी, वो हिसाब से डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। ये कब रखना है, अगर आपका 2002 के यादी में आपके माता पिता का नाम नहीं था या आपका नाम नहीं था तब रखना है, यानी आपको नोटिस आने वाली है तभी रखना है। नोटिस नहीं आने वाले के लिए, जिसको 2002 की यादी में माता पिता का नाम था या खुद का नाम था, तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी है, किसी एक का सवाल ये भी था कि बीएलओ को 2002 के यादी में नाम होने के बावजूद भी क्या ये बीएलओ के जो दोनों फॉर्म सबमिट करना है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीएलओ मांगता है तो उसको मना कीजिएगा, अगर मांगता भी है, अगर आपके पास है तो एक आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड आप बीएलओ के पास जमा करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, वरना नहीं जमा करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वीडियो और भी मैं आगे चल के 1-2 दिन में वापस लाऊंगा। कुछ लोगों के सवाल इस वीडियो को देखकर ज़रूर होंगे, मुझे कॉल आएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे या कमेंट्स आएंगे, तो वो उस वीडियो में मैं बताऊंगा। और उस वीडियो में ये भी बताने जाने वाला हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों के अपने यहाँ पर कर्नाटक या तेलंगाना नज़दीक होने की वजह से कुछ लोगों के बीवियाँ जो है, पत्नी जो है, मान लो कि किसी की पत्नी कर्नाटक की है, तो उन लोगों को अभी फ़िलहाल दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ के जो वोटर लिस्ट है वो कन्नड़ में है, कन्नड़ में लिखी हुई है, ना वो इंग्लिश में ना हिंदी में। तो यहाँ के बीएलओ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, आपको कैसे उसको मैपिंग कराना है, अपने पत्नी का नाम यहाँ पे कैसा करना है,
ये मैं सारी डिटेल्स मेरे 2 दिन के बाद जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। एक और ये दिक्कत भी आई है, वो भी वीडियो में मैं जारी करूंगा। वो दिक्कत ये है कि मान लो कि किसी के बेटी जो है शादी होने के बाद जा चुकी है बम्बई, पुणे या किसी और शहर में रहती है, किसी और स्टेट में रहती है, तो उनके लिए क्या दिक्कतें आ रही है और उनको क्या करना पड़ेगा, ये मैं 2 दिन बाद जो वीडियो जारी करूंगा उसमें बताऊंगा। देखते रहिएगा आप तब तक लोक प्रधान न्यूज़ चैनल, और ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेअर करिएगा। महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग। वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे। वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा। प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण। वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे। वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी। सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव। वळसंग।